गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है परिवहन एवं साधन का, संचार के तहत। हमने बात की अपने प्रीवियस वीडियो में कि जो परिवहन के प्रमुख साधन हैं उसके तहत हमें चर्चा कर रहे थे स्थल परिवहन की। स्थल परिवहन के अंतर्गत हमने चर्चा की सड़क परिवहन की, और सड़क परिवहन के बाद में हमने चर्चा की रेल परिवहन की। दोनों ही क्या है कि यातायात के प्रमुख साधन हैं। बसें हैं वो स्थल परिवहन में, सड़क परिवहन के अंतर्गत व्यक्ति को अपने निश्चित स्थान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि सामान ले जाने की जो बात है तो वस्तुओं में सामान है वो कम ले जाया जा सकता है, अधिक नहीं ले जाया जा सकता। जबकि हम बात करें रेल परिवहन की, तो रेल परिवहन में हमें लंबी यात्रा करनी है, लंबी दूरी तय करनी है हमें, और अधिक सामान ले जाना है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो रेल परिवहन है वो भी अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सुविधाएं प्रदान करता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे जल परिवहन की। जल परिवहन है वो भी एक यातायात का प्रमुख साधन है। बात आती है कि जो जल यातायात है इसके द्वारा हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन समय से भी क्या है कि जो समुद्र के जो मार्ग वगैरह थे वहाँ से है वो यात्राएं की जाती थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में सुविधा मिलती थी। तो आज हमें विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन है वो एक प्रकार से यातायात का एक प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा भी क्या है कि अत्यधिक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना हो या पहुंचाना हो तो एक प्रकार से आसानी रहती है, सुविधा रहती है। और एक प्रकार से कहा जाए तो जो जल परिवहन है उसको सस्ता परिवहन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जल परिवहन को सबसे सस्ता परिवहन भी कहा जाता है। बात आती है जल परिवहन लंबी दूरी के लिए उपयोगी। अगर हमें लंबी दूरी तय करनी हो, सामान को बहुत अधिक दूरी तक पहुंचाना हो, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो जल परिवहन है उसका विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि जल मार्ग से किसी प्रकार का क्या है कि ट्रैफिक की समस्या नहीं रहती, किसी प्रकार के क्या है बाधा की समस्या नहीं रहती। इस कारण क्या है कि जो हमें सामान है या लंबी जो दूरी तय करनी है उसके लिए क्या है कि प्रमुख रूप से जल परिवहन है वो उपयोगी रहता है। बात आती है सबसे सस्ता यातायात का साधन। हम बात करें सबसे सस्ते यातायात के साधन की, तो जैसे अपना सड़क परिवहन के अंतर्गत हमने बात की, हमने रेल परिवहन की बात की। उस दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो जो जल परिवहन है इन दोनों के मुकाबले सस्ता परिवहन है, और सस्ता परिवहन होने के साथ साथ क्या है कि किसी प्रकार की समस्या है इस यातायात में नहीं आती, और आसानी से क्या है और तीव्र गति से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में आसानी रहती है, सुविधा रहती है। तो ध्यान रखना कि अपना जो जल परिवहन है वो सबसे सस्ता परिवहन का साधन भी कहा जाता है। बात आती है निर्माण में, परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं, निर्माण करना होता है जल परिवहन का, तो उसमें परिवहन मार्ग का निर्माण नहीं करना होता। यानी किसी प्रकार की कोई सड़कें हैं, कोई पटरियां हैं या कुछ भी इसमें नहीं डालनी पड़ती। जैसे सड़क परिवहन के लिए हमें सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, सड़कों की मरम्मत का कार्य करना पड़ता है, उसकी देखरेख का कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार रेल परिवहन में हम देखते हैं कि पटरियों को व्यवस्थित करने का काम करना पड़ता है, लाइनों की रखरखाव कार्य करना पड़ता है, समय समय पर उनकी पर्याप्त रूप से देखरेख करनी पड़ती है, तब जाके वो है साधन है वो उचित रूप से बने हुए रहते हैं। जबकि जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन किसी सड़क का निर्माण नहीं करना होता, किसी प्रकार की पटरियां नहीं डालनी होती। ये जो जल परिवहन है ये प्राकृतिक एक प्रकार से परिवहन का साधन है, जिसमें जल के द्वारा क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने में सुविधा मिलती है, और किसी भी प्रकार का क्या है कि इसमें निर्माण का खर्च है वो नहीं आता, निर्माण में बिल्कुल भी पैसा है वो खर्च नहीं होता। तो बात आती है कि निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं, यानी किसी प्रकार के मार्ग की आवश्यकता है इसके निर्माण के लिए नहीं पड़ती, जैसे सड़क परिवहन में रेल मार्ग में पड़ती है। बात आती है बंदरगाह का निर्माण, जल परिवहन के साधनों का निर्माण। अब बात आता है कि प्रमुखता इसमें किसका निर्माण किया जाता है, तो ध्यान रखना बंदरगाह के निर्माण की आवश्यकता होती है, ताकि क्या है कि जो अपने
परिवहन के साधन हैं उनको रुकने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है, ताकि वो है तेज बहाव में बहे नहीं। इसलिए प्रमुखतः क्या है कि बंदरगाह का निर्माण किया जाता है, जल परिवहन के साधन है वो प्रमुख रूप से वहां खड़े हो सके और किसी प्रकार की उनकी समस्या है वो बहने वगैरह की नहीं रहे। तो इसलिए प्रमुख रूप से बंदरगाह का निर्माण है वो जल परिवहन के साधनों के लिए प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है प्राकृतिक और कृत्रिम जल मार्ग आवश्यक। अब इसके लिए आवश्यक है जल परिवहन के लिए कि प्राकृतिक जल है वो प्रमुख रूप से क्या है परिवहन का प्रमुख साधन रहता है, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त है। विशाल जल सागर है, विशाल समुद्र है, विशाल नदियां हैं, ये क्या है प्राकृतिक जल का प्रमुख स्रोत है, जिसके द्वारा क्या है कि इस जल का उपयोग है वो परिवहन के रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ विद्युत के उत्पादन में भी इस जल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ मत्स्य पालन में भी क्या है कि इस जल का पर्याप्त रूप से उपयोग किया जाता है। बात आती है भारतीय लोग प्राचीन समय से समुद्र की यात्रा करते रहे हैं। हम बात वर्तमान समय की नहीं करते, वर्तमान में तो क्या है जल परिवहन के अनेक साधनों का विकास हुआ है, लेकिन हम बात करें प्राचीन समय की तो उस समय भी हमारे जो पूर्वज है वो क्या है कि समुद्रों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के प्रमुख रूप से है साधन का उपयोग करते थे और लंबी दूरी यात्राएं करने में उनको सुविधा प्रमुखतः मिलती थी। बात आती है जल परिवहन द्वारा भारी वस्तुओं को लाना व ले जाना आसान। जल परिवहन है वो एक दृष्टि से और भी अधिक उचित व लाभदायक है कि हमें अधिक मात्रा में भारी भरकम सामान है वो दूसरे स्थान पे पहुंचाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है। तो उसमें भी क्या है कि जो जल परिवहन है वो काफी सुविधा प्रदान करता है। बहुत अधिक सामान है भारी मात्रा में, उसको क्या है कि कंटेनर के माध्यम से डाला जा सकता है और उसके बाद में उसको क्या है कि भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जल परिवहन के माध्यम से सुविधा रहती है और किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। साथ में इसका परिवहन का जो खर्चा आता है वो भी कम आता है और कम समय में अधिक शीघ्र सामान है वो उचित स्थान पे पहुंच जाता है। तो ये सुविधा है प्रमुख रूप से जल परिवहन में मिलती है। बात आती है ऊर्जा की बचत है पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक। अब बात आती है कि हम जब सड़क परिवहन के द्वारा यात्रा करते हैं, जब हम रेल परिवहन के द्वारा यात्रा करते हैं तो प्रमुख रूप से क्या है ऊर्जा की खपत होती है। चाहे ऊर्जा वो किसी भी रूप में हो, पेट्रोल डीजल के रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की गैस के रूप में हो, तो उसकी खपत होती है। तो जल परिवहन में क्या है कि प्रमुखतः इसकी खपत है वो बहुत कम होती है। दूसरी बात है कि पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक है। पर्यावरण में हम देखते हैं कि सड़कों पर चलने वाले जो यातायात के साधन हैं वो क्या है अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं और प्रदूषण फैलाने के कारण हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े महानगर है, नगर है, वहाँ पे लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। लोग सांस तक वहाँ नहीं ले पाते क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो इतना अधिक रहता है, इतनी अधिक गैसें उनसे निकलती है, जिस कारण ये समस्या प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसी प्रकार रेल परिवहन है उसमें भी हम आए दिन देखते हैं दुर्घटनाएं हो जाती है, लोगों का सामान चोरी हो जाता है, रेलें आपस में टकरा जाती है। तो यहाँ अपन बात करें कि ऊर्जा की खपत से भी बचत मिलती है और दूसरी बात क्या पर्यावरण की दृष्टि से भी अगर हमें जल यातायात को देखें तो प्रदूषण है वो नहीं होता, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं हैं वो देखने को बहुत कम मिलती है। और एक प्रकार से कहा जाए तो जल परिवहन है उसको हम सुरक्षित यातायात का साधन कह सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की दुर्घटना है या घटना है होने की संभावना ना के बराबर या बहुत कम ही घटना प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है आगे देश में आंतरिक व समुद्रीय दोनों प्रकार का जल परिवहन। हम देखते हैं प्रमुख रूप से भारत देश में कि आंतरिक और इसके साथ साथ समुद्रीय दोनों प्रकार का परिवहन साधन देखने को मिलता है। आंतरिक यानी अपने जो देश के अंदर ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान पहुंचाना हो, चाहे अन्य कोई यात्राएं वगैरह करनी हो लंबी दूरी की, तो क्या है उसमें जो आंतरिक अपना जल परिवहन है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और दूसरी बात आती है समुद्रीय दोनों प्रकार जल परिवहन यानी नदियों के माध्यम से भी क्या है कि यातायात है वो जल परिवहन का सुचारू रूप से संचालन रहता है। और उसके साथ साथ जो समुद्र के जो मार्ग है उनके द्वारा भी क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं आसानी से की जा सकती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो आंतरिक और उसके साथ साथ समुद्र के मार्ग से भी क्या है जल परिवहन में प्रमुख रूप से क्या है यात्राएं की जा सकती है और भारी भरकम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने में इन जल मार्गों से प्रमुख रूप से सुविधा मिलती है और किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और शीघ्र जल्द ही सामान है
या लंबी दूरी यात्रा करनी है तो आसानी से पहुंचा जा सकता है। बात आती है देश में लगभग 9 संचालन मार्ग। अपने देश में जो 9 संचालन मार्ग है वो कितनी दूरी तक इसका विस्तार है, प्रमुख रूप से कितनी दूरी तक फैला हुआ है। और वर्तमान में प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जो अपने समुद्र है, जो अपनी नदियां हैं, उनका जल का उपयोग है वो प्रमुख रूप से क्या है, परिवहन के रूप में और अधिक क्षेत्र में बढ़ाया जा सके और अधिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जा सके। इसके लिए प्रयास है वो प्रमुखतः किए जा रहे हैं। ध्यान रखना कि देश में लगभग 9 संचालन मार्ग है, वो कितनी दूरी तक विस्तृत है, कितने किलोमीटर तक विस्तृत है, तो ध्यान रखना 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर तक क्या है कि जल परिवहन का जो परिवहन का विस्तार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है आंतरिक जल परिवहन से ढुलाई प्रतिवर्ष। अब आंतरिक जल परिवहन है यानी अपने देश की ही सीमाओं के अंतर्गत जो परिवहन जल के माध्यम से किया जाता है, उसके माध्यम से जो प्रतिवर्ष है यानी प्रत्येक वर्ष है जो सामान की ढुलाई की जाती है। ढुलाई का मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाया जाता है, वो लगभग प्रतिवर्ष है वो कितने ढुलाई प्रमुख रूप से की जाती है। ध्यान रखना 450 लाख टन है वो प्रतिवर्ष जल परिवहन के माध्यम से है वो सामान की ढुलाई है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने प्रमुखतः की जाती है। अब बात करते हैं हमें कि जल परिवहन के माध्यम से हमें सामान की ढुलाई है वो प्रतिवर्ष से लगभग कितनी करते हैं, 450 लाख टन है वो प्रतिवर्ष क्या है जल के माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से क्या है कि माल की ढुलाई है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने प्रमुखतः की जाती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो सामान पहुंचाने का जो प्रमुख अगर साधन अगर कहा जाए तो सुरक्षित साधन कहा जाए तो बिना किसी बाधा के सामान पहुंचाने का जो साधन कहा जाए तो जल परिवहन है। अब बात आती है कि जल परिवहन के अंतर्गत प्रमुख बंदरगाहों की स्थापना की गई है। वो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन कौन से हैं और उन बंदरगाहों का संबंध है वो कौन से स्थान से है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही ध्यान रखना कि जो बंदरगाह है और उसका जो स्थान है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो मानचित्र में कई बार पूछे जाते हैं। तो इन स्थानों का और इन बंदरगाहों का ध्यान रखना और उचित तरीके से इनको समझने का प्रयास करना। सबसे पहले बात आती है कि प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो कांडला बंदरगाह है वो कहाँ पे है, तो ध्यान रखना कांडला बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है, कांडला बंदरगाह है वो कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य में बताया गया है। बात आती है कि जो मुंबई बंदरगाह है वो कौन से स्थान से संबंधित है, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। और मुंबई बंदरगाह है वो भी क्या है कि माल ढुलाई के क्षेत्र की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। उसी प्रकार कांडला है वो भी गुजरात में विशेष महत्व है, माल ढुलाई के रूप में प्रमुख रूप से रखता है। बात आती है मारमगांव जो बंदरगाह है वो ध्यान रखना कहाँ पे है, कर्नाटक में। मारमगांव बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक में। इसी प्रकार है न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है वो कहाँ है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह वो कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। अब बात आती है कोच्चि बंदरगाह है वो कहाँ पे है, ध्यान रखना कोच्चि बंदरगाह है उसका विस्तार केरल में देखने को मिलता है। बात आती है तुतीकोरिन जो बंदरगाह है वो कौन से राज्य में है, तो ध्यान रखना तुतीकोरिन जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है। इसी प्रकार बात आती है कि चेन्नई बंदरगाह है वो कहाँ है, तो ध्यान रखना चेन्नई बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पे चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु में है। इसी प्रकार बात आती है कि जो विशाखापट्टनम में जो बंदरगाह है वो कौन से राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखना विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। इसी प्रकार बात आती है कि जो पारादीप जो बंदरगाह है उसका संबंध कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना पारादीप बंदरगाह का संबंध है उड़ीसा राज्य से। इसी प्रकार जो कोलकाता बंदरगाह है उसका संबंध है वो प्रमुख रूप से कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना कोलकाता बंदरगाह का संबंध है वो पश्चिम बंगाल से। ये प्रमुख अपने देश के क्या है कि प्रमुख बंदरगाह है जिसके माध्यम से क्या है कि प्रतिवर्ष अत्यधिक ढुलाई का काम किया जाता है और लंबी लंबी जो दूरी तय की जाती है वो भी इन प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से की जाती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जल परिवहन की दृष्टि से इन बंदरगाहों का अपने देश में विशेष योगदान, विशेष महत्व रहता है। बात आती है बंदरगाह की कि बंदरगाह क्या है
और बंदरगाह का जो उपयोग है वो प्रमुखतः किस प्रकार से होता है। तो ध्यान रखना, बंदरगाह है वो जहाजों के रुकने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। यानी जहाज है, जहां जल परिवहन के साधन है, जहां पे रुकते हैं, उस रुकने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। जहाजों के रुकने का वह स्थान जहां पे जहाजों को रुकने का स्थान बनाया गया है वो क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। बात आती है पानी का जहाज है समुद्र के किनारे पर आके रुकता है। यानी पानी के जो जहाज है वो बीच में अगर पानी के रोका जाए तो वो क्या है? रुक नहीं पाएंगे और वो बहते रहेंगे। लेकिन अगर हमें उसको क्या है कि पानी के जहाज को समुद्र के किनारे या नदी किनारे रोक देते हैं जिसके कारण वो बहता नहीं है और वहां स्थिर रहता है, तो प्रमुख रूप से कौन सा स्थान होता है? बंदरगाह का स्थान होता है। बात आती है आगे, यहाँ से लोग व सामान इन जल वाहनों से भूमि पर आ जाते हैं। यानी जो बंदरगाह है, जो इसका बंदरगाह यानी जो रुकने का स्थान है जल संसाधनों का, उसके माध्यम से क्या है कि सामान को लाने और चढ़ाने में सुविधा मिलती है और आसानी से सामान को क्या है कि इस बंदरगाह से यहाँ पे उतारा जा सकता है और सामान है वो वापस चढ़ाई भी प्रमुख रूप से की जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल परिवहन के क्षेत्र में इन बंदरगाहों का विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।